हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आप आज का थंबनेल देख पा रहे हैं कि आज हम लोग क्या करने फिर से जो एसएससी जीडी जो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में आपके सामने वैकेंसी दिख रही है, लगभग 39,000 प्लस में वैकेंसी है एसएससी जीडी की। तो उसका जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो PYQ है यानी कि पिछले साल जो भी पेपर आपके हुए हैं सीबीटी मोड पर और जितने शिफ्ट को पेपर हुए हैं, कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक आपके सामने PYQ के क्वेश्चनों को लेकर आएँ और उसको अच्छे से उस पर आधारित अन्य क्वेश्चनों को हम लोग करें और समझ पाएँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो आसान हो जाए। तो आज हम लोग कौन से शिफ्ट करने जा रहे हैं? आज हमारा होगा 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट फर्स्ट होगा, जो आपके जीके और जीएस या स्टैटिक जीके के जो भी 20 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि एसएससी जीडी में कुल 80 प्रश्न आते हैं 4 सेक्शन में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके और जीएस, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। यानी कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एक चैलेंजिंग होता है टाइम को लेकर। तो इसमें बच्चा टाइम मैनेजमेंट जितने अच्छे तरीके से कर पाएगा वो उतना अच्छा बेहतर स्कोर कर पाता है। तो चलिए आज देखते हैं PYQ पे आधारित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब कराई गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण यानी कि कंप्लीट, ध्यान रखिएगा, क्या कंप्लीट जो सेंसस है वो कब कराया गया? 1880, 1882, 1887, 1881। तो सही आंसर क्या आपका है? 1881। अब देखो जो आप, क्योंकि यहाँ पर 1872 है ही नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर होता तो कन्फ्यूजन होता, लेकिन ये कह रहा पूर्ण जनगणना यानी पूरे भारत को कवर किया गया। वो था कौन सा? 1881 वाला। 72 में कराया जरूर गया लॉर्ड मेयो द्वारा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी, हैदराबाद या अन्य प्रकार की जो जगह थी वो छूट गई थी। ठीक है, तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में कराया गया। ठीक है, इस समय गवर्नर कौन है? तो उस समय गवर्नर थे कौन? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, लॉर्ड रिपन से लें। और जनगणना ध्यान रखना, जनगणना कौन कराता है? तो जाना ये गृह मंत्रालय कराता है। गृह मंत्रालय यानी कि जो केंद्र सरकार वाला गृह मंत्रालय है वो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? असम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में? अब देखो अरेबिका है ना, अरेबिका। अब हमें पता है कि कॉफ़ी हमारे भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। इसलिए आंसर क्या सही होगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कॉफ़ी के कई प्रकार होते हैं, कॉफ़ी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन लगभग सभी प्रकार की कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है, तो आप सकते हो कि कर्नाटक में कॉफ़ी या हिंदी में कहें तो कहवा, कर्नाटक में कॉफ़ी या कहवा उत्पादन अधिक होता है, अधिक होता है अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो ये ज़्यादा ही करता है। ठीक है, कॉफ़ी। ठीक है, अब ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कह सकते हैं कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन, कैफीन होता है। ठीक है, ये पाया जाए कैफीन। और जो कॉफ़ी है ना, उसके लिए सवाल आता है कि कर्नाटक में एक पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, ये किसके लिए फेमस है? तो ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र। सेकेंड बात है ना कि जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, इसको हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं।
कॉफ़ी बंदरगाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का क्या होता है? निर्यात होता है अन्य देशों में, ठीक है, अन्य देशों में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा कहते हैं, फेजेंटा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? फेजेंटा बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व प्राप्तियां डैश डैश हैं क्योंकि सरकार पर दावा नहीं करती हैं, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां, गैर प्रतिदेय, मजबूत करने योग्य, प्रतिदेय। तो ये देखो, ये है आपका कौन सा है? गैर प्रतिदेय, ठीक है। बाकी सब राजस्व प्राप्तियों में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? पहले ध्यान रखो कि ये विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंध है इसका। अब कई सारे ऐसे हमारे ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट संबंध रखते हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ये सब क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस भाई किसने जीत लिया है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसमें 2017-18 में किसने जीता है? तो कर्नाटक। किसने? कर्नाटक ने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? 4 ऑप्शन है, मकर संक्रांति, पोला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर है भाई, ये आपका हो जाएगा पोला महोत्सव, ठीक है, पोला महोत्सव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कृषि संबंधित महोत्सव है। क्या? कृषि से संबंधित महोत्सव है। इसमें बैलों की पूजा की जाती है क्योंकि बैल कृषि के लिए क्या है? अनिवार्य है नहीं, करने के लिए, ठीक। उसके अलावा देखिए, गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मुख्यतः महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके अलावा ये देखो, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी देखो, ये भी महाराष्ट्र का ही है। ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का ये भी है। उसके अलावा मकर संक्रांति की बात करते हैं तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो आप कहोगे कि मकर संक्रांति लगभग ये जनवरी माह के आसपास पड़ती है, माघ महीने में, ठीक है। मकर संक्रांति कब, ये कब होता है? तो बताना, ये माघ महीने में, माघ महीने में मकर संक्रांति होती है, जो कि हिंदी का 11वां महीना है। कौन सा? 11वां महीना है नहीं, 11वां महीना हो जाएगा ये मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति ही को हर राज्यों में लगभग अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पोंगल के रूप में मनाते हैं। हमारे यूपी में बात करें तो यूपी बिहार में खिचड़ी के नाम से मनाते हैं मकर संक्रांति, है नहीं। पंजाब में लोहरी के नाम से मनाते हैं। बात करेंगे केरल में तो वहाँ ओणम पर्व के रूप में मनाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल तो पोइला बैसाख के नाम से मनाते हैं। असम की बात करें तो बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति ये माघ के महीने में होता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहीं पे कुछ और अगर लिख दिया जाए, जैसे देखो, अगर सवाल आ जाए कि भाई बताओ उगादी पर्व किस राज्य का है? उगादी पर्व की अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से हुआ है अलग तेलंगाना में तो ये होगा ही होगा, तेलंगाना वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर तीनों में से एक पूछे तो आपको कर्नाटक बताना है। कौन सा पर्व? उगादी पर्व, ठीक है। कौन सा? उगादी पर्व, ठीक है। अगर विशु पर्व पूछता है, विशु पर्व, तो ये केरल का क्या है? 9 वर्ष है। केरल का क्या है? 9 वर्ष है। सागा दावा पर्व, सागा दावा की बात करते हैं तो ये सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल है नहीं।
तो उसको आगे देखेंगे भी। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यानी 1966 में वो 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र थे। मिहिर सेन, अजित पटेल, खसाबा जाघव, रामनाथ कृष्णन। इसमें सही आंसर है क्या? तो मिहिर सेन। तो मिहिर सेन वो एकमात्र व्यक्ति थे 1966 वाले वर्ष में कि 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र क्या थे? व्यक्ति थे। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति थे। अब देखो ये भी बताना कि जो आपने सुना एक महिला है आरती साहा, आरती साहा। तो आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, ये ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिए, आरती साहब के बारे में। ठीक है, आगे आइए। देखिए, निम्न में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आपके एग्जाम में आनी है। 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका ये उद्देश्य था ये कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। अब जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये अगर आप देखेंगे तो ये कब से कब तक चलने की बात चलती है, तो ये कब से कब तक चलेगी? ठीक है, कब से कब तक ये चलती है आपकी पंचवर्षीय योजना? तो ये 1980 से लेकर 1985 के आसपास में ये चलाई जाती है। ठीक है, बीच में हालांकि रोलिंग प्लानिंग भी चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। अब देखो पंचवर्षीय योजना जो है, जो 5 ईयर जो प्लान है, जो आपके 5 ईयर जो प्लान होते हैं, ये कहाँ का ये मॉडल है? 5 जो पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखना, रूस से इसे अपनाया है। यानी ये रूस का मॉडल है, हमने वहाँ से अपनाया है पंचवर्षीय योजनाओं को। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को हमने अपनाया है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चलेगी? तो कहेंगे ये चली थी 1985 से लेकर 1990 के बीच, 85 से 1990 के बीच। बाकी जो छठी होगी वो 1980 से लेकर 1985 से चलेगी, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है, ये चला था कब? 1980 से लेकर 1985 तक। और जो आपका 5 ईयर प्लान है, 5th, यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1974 से शुरू हुई थी और 1979 में हो गई ख़त्म। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना कि ये 4 वर्षों तक ही चली थी, पूरे 5 वर्ष इसके पूरे नहीं हुए थे, पूरे 5 वर्ष के नहीं होते हैं। और जो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में वृद्धि। ठीक है, ये इसका क्या था? एक उद्देश्य था इसका। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश डैश द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसमें देखो सही आंसर आपका है क्या? तो संसद के दोनों सदनों
और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, ये निर्वाचित है, सभी नहीं, निर्वाचित वाले, ठीक है। तो ध्यान, अब राष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति को ध्यान रखना कि राष्ट्रपति में जो आप कहेंगे राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत, 61 के तहत क्या चलता है, महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अनुसार, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आर्टिकल आपका 53 है, जो अनुच्छेद आपका 53, इसमें क्या रखा है कि संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है। फिर देखो एक अनुच्छेद कौन सा है आपका, अनुच्छेद है 72। इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है कि क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति इसमें कहा गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं शपथ की, ठीक है, शपथ की, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा होगा, इसके लिए आर्टिकल है 60, आर्टिकल कौन सा है 60, ठीक है। तो आर्टिकल 7 के तहत ये क्या लेता है, शपथ लेता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। मांस और मार्केशिया निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, टेरिडोफाइट, अनावृत जीवी, शैवाल या ब्रायोफाइटा। तो भाई मांस जो होते हैं, मांस और मार्केशिया, ये किस वर्ग में आते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का एक है ब्रायोफाइटा, उसके अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा हम देखेंगे तो इसमें पत्तियां, और खासकर मैं बात करूं तो जो तने होते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, इनमें जड़ ही जड़ का विकास होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में देखेंगे तो इसमें तना और पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, जबकि जड़ विकसित होता है, इसमें आपको जड़ मिलेगा, जड़ विकसित, ठीक है, ये होता है इसमें, ठीक है। बाकी तो अनावृत बीजी की बात करें, ये जिम्नोस्पर्म है नहीं। शैवाल की अगर बात करें, देखो शैवाल देखा है, शैवाल खासकर जो आपके नलों के आसपास में जहाँ पे नमी जमी होती है वहाँ पर, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको शैवाल देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, शैवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो शैवाल जो होते हैं ये थैलोफाइटा वर्ग के होते हैं। शैवाल जो हैं ये किस वर्ग के होते हैं, थैलोफाइटा वर्ग के होते हैं। और शैवाल ध्यान रखना कि ये वायु प्रदूषण का ये अच्छा संकेतक है, अच्छा संकेतक है, यानी जिस एरिया में वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे शैवाल नहीं उगते हैं, ठीक है ना। जो शैवाल होते हैं ये कैसे होंगे, ये भाई होते हैं हरे भरे, ठीक है ना। और ये करते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका लाइकेन होता है ये भी थैलोफाइटा वर्ग में आता है, लेकिन लाइकेन किसका मिश्रण होता है, तो कवक और प्लस शैवाल, इन दोनों का होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। कौन सा अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो भारत से कौन, भारत से तो कर्क रेखा ही गुजरती है, भारत से तो कर्क रेखा ही गुजरती है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से ये गुजरती है। ध्यान रखेंगे 8 राज्य कौन कौन से हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 आपके क्या हो गए, राज्य हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सर, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? रोहित शेट्टी को, अक्षय कुमार को, दिनेश कार्तिक को, ऋषभ पंत को। तो राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर 2022 में किसे चुना था? ऋषभ पंत को। किसको चुना था? ऋषभ पंत को चुना था। ठीक है, वैसे अगर देखेंगे तो कला और संस्कृति के लिए उन्होंने जो पवनदीप राजन है उनको चुना था, कला और संस्कृति के लिए उनको चुना गया था। ठीक है, प्रसून जोशी भी यहाँ के क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। डैश 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 कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेट मिशन, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, समर्थ योजना। तो ये है समर्थ योजना। देखो समर्थ योजना की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया था 20 दिसंबर 2017 को। कब किया गया था? 2017 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, 2017 को ये शुरू किया था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अधीन से शुरू किया था। अब देखो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको एमपी लैंड्स कहते हैं, योजना के एमपी लैंड्स कहते हैं। ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 23 दिसंबर 1993 को, एमपी लैंड्स। ठीक है, तो एमपी लैंड्स, इसमें क्या होगा कि इसमें जो सांसद होंगे, ठीक है, सांसदों के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए प्रतिवार्षिक भेजा जाएगा अपने विकास कार्य के लिए अपने क्षेत्र में। तो एमपी लैंड्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, अशोक या बिंदुसार? तो ये कौन था? अशोक। ठीक है, और ये कलिंग कहाँ पड़ता है? कलिंग ये जगह कहाँ पे है? तो कलिंग जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो जो अशोक है, अशोक जो सम्राट है, ये अपने कह सकते हैं कि अपना राज्यारोहण जब इसका हुआ, ठीक है, जब इसका राज्यारोहण हुआ तो उसके मतलब कह सकते हो 261 ईसा पूर्व, यानी मेरे हिसाब से ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की किसने शामिल किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो भाई इन्होंने तो लॉन्च किया था ना। किसने लॉन्च किया था? ये है नरेंद्र मोदी। इन्होंने लॉन्च किया था कब? 2022 में। कब? शायद आई थिंक कि 2 सितंबर था, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। तो और जो INS विक्रांत है ये पहला स्वदेशी क्या है? विमान वाहक है। ठीक है, भारत का पहला क्या है? विमान वाहक है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप में प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिया, कथक, ओडिशा या ओडिशी? वैसे जागोई जो है ना, ये मणिपुरी जो आपकी शास्त्रीय नृत्य है उसी की एक शैली है, उसी का एक पार्ट है। कौन? जागोई। ठीक है, मणिपुरी। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है सत्रिया। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी तो क्या है? ओडिशा का है ही है, ओडिशा का है ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये संदर्भ में इनको भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए नोट के पीछे हिस्से पर डैश डैश आकृति है? लाल किला का, सूर्य मंदिर, कोणार्क, मंगलयान, रानी की वाव। ये है मंगलयान, है नहीं? मंगलयान। अब देखो यहाँ पे इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। अगर 10 रुपए का नोट है, फिर देखो 20 रुपए का नोट है, फिर 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का देखो नोट, 200 रुपए का नोट,
500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट, जो कि अभी तो ये बंद हो चुका है, ठीक है ना। तो इनमें आपसे पूछ लिया जाएगा चित्र, बैक साइड में चित्र किसका है, तो इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा वाला। 20 रुपये नोट के पीछे क्या है, एलोरा गुफा। एलोरा गुफा कहाँ पे है एलोरा गुफा, ये महाराष्ट्र में है। 50 रुपये नोट के पीछे क्या है, हम्पी मंदिर। हम्पी का मंदिर जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। थोड़ा सा रंग इसका कैसा है, फ्लोरेंस। कैसा है, फ्लोरेंस। अब जो 200 रुपये का नोट है इसमें क्या है, रानी की बाव। रानी की बाव ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ये गुजरात में है, ये कर्नाटक में है, ये महाराष्ट्र में है और ये ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में है। 200 रुपये नोट के पीछे क्या छपा है, तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। 500 रुपये नोट के पीछे क्या है, लाल किला है। क्या है, लाल किला है, ठीक है। और ये तो सबको पता है दिल्ली में है। तो लाल किले, इसका रंग कैसा, थोड़ा ग्रे है। और ये जो आपका पिंक कलर का है, इसमें तो मंगलयान है, मंगलयान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 50 रुपये नोट का रंग कैसा है, तो फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ठीक है। 100 रुपये का कैसा है, तो कहोगे लेवेंडर। कलर कैसा है, लेवेंडर कलर है। 200 रुपये की नोट की बात करते हैं तो थोड़ा ये हल्का कह सकते हो कि पीला चमकीला है, पीला चमकीला है। 500 रुपये नोट का रंग कैसा है, तो ग्रे है, ग्रे स्टोन, ठीक है, ग्रे स्टोन। बाकी ये तो जानते हैं कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश डैश अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है भाई, 395, 376, 386, 440। तो ये है 395, ठीक है, मूल पाठ है पूछ रहा है। तो संविधान के मूल पाठ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां ये थी 8। भाग की बात करेंगे तो 22, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395। संविधान के मूल पाठ को किसने हस्त लिखित किया था, किसने लिखा था, लिखित, ये लिखा प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, ठीक है। इन्होंने लिखा था संविधान को अपने हाथों से, इटालियन भाषा में। किस लिए, इटालियन शैली में लिखा था। लिखा तो इंग्लिश में था लेकिन शैली कौन सी थी, इटालियन शैली, थोड़ा सा तिरछा वाला, ठीक है, ठीक। चलो आगे देखिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषणों को कम करने के तरीके की पहचान करें। ये कह रहा है प्रदूषण को कम करने के तरीके को, तो कैसे कम हो सकता है प्रदूषण, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, अरे नहीं, जलने का तापमान कम करके नहीं, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, गुप्त ऊष्मा को कम करके। अब देखो दहन प्रक्रिया के दक्षता में वृद्धि करके, यानी जो हम लोग जलाते हैं उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए, तो इसमें क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। जैसे अगर मान लो, जैसे आपने देखा कि अगर कोयले की बात करते हैं, देखो कोयले की बात करते हैं तो आप एंथ्रासाइड कोयला जलाएंगे तो उसमें दहन की दक्षता क्या ज़्यादा है, तो प्रदूषण कम करता है। पीट कोयला कम है दक्षता, तो वो प्रदूषण ज़्यादा करता है। तो है सही आंसर आपका ये है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आगे कि अगर जो लकड़ी को अपूर्ण दहन, अगर उसे आधा अधूरा जलाते हैं तो अपूर्ण दहन पर
कौन सी गैस निकलती है? तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, यानी CO, ठीक है, जिसे दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस, जो अंगीठी में प्रयोग होता है ना, अंगीठी में इसी का प्रयोग करते हैं। हाँ, अंगीठी जलती है तो इसमें यही गैस निकलता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ओडिसी, छऊ, कुचिपुड़ी या सत्रिया? तो ये है छऊ है, नहीं छऊ है। तो छऊ ध्यान रखा कि छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। छऊ का अगर बात करते हैं, इसका विकास कहाँ पे हुआ है? विकास, इसका विकास हुआ है कलिंग से। कलिंग कहाँ? उड़ीसा से इसका विकास हुआ है। लेकिन छऊ का अगर प्रचलन की बात करते हैं तो इसका प्रचलन केवल उड़ीसा में ही नहीं है, इसका प्रचलन झारखंड में पहुंच गया और फेमस हो गया झारखंड में छऊ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में भी है। तो उत्पत्ति तो उड़ीसा से, उत्पत्ति तो उड़ीसा से, ठीक है। बाकी देखो कुचिपुड़ी, ये जो है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सत्तरिया तो असम का है, ये तो पढ़ा ही था अभी आपने। कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? या असम का है सत्तरिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ 20वां क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? भाई मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18-19, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21 या अनुच्छेद 16-17? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 20-21। कौन सा है? 20-21। ये आपने पढ़ा है, दो सिद्धि के संबंध संरक्षण, और इसमें आपने पढ़ा क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इस विदों को नहीं मौलिक अधिकार हनन कर सकता, बाकी सबका निलंबित वो कर सकता है, ठीक है। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है। आपातकाल 3 प्रकार का। एक आपने देखा कौन सा? राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल किसके लगेगा? 352, नेशनल इमरजेंसी। अभी तक भारत में 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 8 लिख गया क्या? 352 अब तक कितनी बार लगा है? ये अब तक लगा है 3 बार लगा है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन, ये कौन सा आर्टिकल है? 356। ये तो आए दिन लगता ही रहता है। फिर है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360। तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है, ठीक है, अभी तक नहीं लगा ये, ठीक है। तो ये हमारे थे आज के क्या 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले जीडी के शिफ्ट वाले क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।